हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, कूलाम का नियम पढ़ लिया है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये पढ़ लिया, उसके बारे में वैद्युत बल रेखाएँ पढ़ लिया है, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ बेसिक डिफिनेशन एक दो और हैं, वो कंप्लीट करने के बाद सीधे इस चैप्टर्स में जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, जिसे अनुप्रयोग बोलते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए वैद्युत फ्लक्स है। अब वैद्युत फ्लक्स समझना बहुत ज़रूरी है। वैद्युत फ्लक्स जिनको समझना है उसके लिए कुछ पिछले लेक्चर्स आपको देखने होंगे, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स पूरा का पूरा जो है बेस्ड है वो वैद्युत क्षेत्र पे। अब वैद्युत क्षेत्र अगर किसी को देखना है, उसको समझना है, तो उसे देखना पड़ेगा जा करके पहला लेक्चर कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने के लिए चार्ज देखना पड़ेगा, यानी कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो एक दूसरे पे लिंक्ड है। अगर आप एक चीज़ छोड़ते हैं तो अगली चीज़ आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो समझने के लिए आपके पास यही है कि आप शुरू से जाइए और पिछले लेक्चर्स देख के आइए। जिन्होंने देख रखा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, वो लगातार रिवाइज़ भी कर रहे होंगे। तो आइए, आज का लेक्चर है हमारा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे बोलते हैं, वो शुरू करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो समझते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज़ आप जानिए, एक थोड़ी सी पहले कहानी टाइप में समझ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स हमें दिखती नहीं है, तो जो चीज़ दिखती है उसके अनुसार समझ लेते हैं क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने पानी तो देखा होगा, जब आप लोगों ने कहीं पे भी पाइप से पानी जा रहा होता है, कहीं पे भी पाइप से पानी जा रहा होता है, ये देखा होगा, इस तरह से जा रहा होता है पानी। जब इस तरह से पाइप से पानी जा रहा होता है तो होता क्या है, अगर उसके सामने कोई भी धारा बह रही हो, उसके सामने हम कोई इस तरह का क्षेत्रफल रख दें, कोई भी क्या कर दें, एरिया रख दें, तो उस एरिया में से पानी पास होके जाने लगता है। सिंपल सी बात है, इस तरह से। अब वो एरिया चाहे हम ऐसे रखें, चाहे हम उस एरिया को इस तरह से टिल्ट करके रख दें, किसी भी तरह से क्या करें, इसको इस तरह से टिल्ट करके रख दें, तब भी इसमें से पानी जाएगा। तो कुछ फ्लक्स भी ऐसा ही होता है। कैसे, देखिए, तो देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो आपको पता है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, जैसे वैद्युत बल रेखाएं आप लोगों ने देखी थी। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो इस तरह से निकलती हैं, इस तरह से बहुत सारी निकलेंगी। तो अब ज़रूरी थोड़ी है एक ही रेखा निकल रही है, यहाँ से बहुत सारी रेखाएँ एक ही डायरेक्शन में इस तरह से क्या हो सकती हैं, निकल सकती हैं। इस तरह से जब बहुत सारी रेखाएं जा रही होंगी तो ये किसी ना किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को या फिर क्षेत्रफल को पार करके जा रही होंगी। तो जितने एरिया को ये पार करके जा रही होती हैं उसकी माप को, यानी उस एरिया की मेज़रमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स मतलब ये है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं हमारी, वो जितनी भी यहाँ से निकल रही होंगी, इसकी माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स है, इसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, बात ये आती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आप लोगों ने जब पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी किसी भी एरिया से कोई भी चीज़ जा रही है, तो जितनी जा रही है उसका मल्टीप्लाई कर दो उस एरिया से, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी चीज़ जा रही है। तो अगर हम कहें कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र था E, और ये जो क्षेत्रफल है इसको अगर हम कोई छोटा क्षेत्रफल मान लें DA, तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र और ये हो गया क्या, क्षेत्रफल। इन दोनों का, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल DA, अब इसमें कितनी बल रेखाएं गुजर के जा रही हैं ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं का गुणा कर दें तो हमें ये समझ में आ जाएगा E इंटू DA इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ये तो हो गई मोटी मोटी बात, परिमाण हो गया। लेकिन अब हमें ये भी बात पता है कि जो भी हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, तो ये आप बताएंगे, क्योंकि आज तक आपके दिमाग में होगा कि क्षेत्रफल जो है वो हमारा एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये सबके दिमाग में होता है। लेकिन क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं होती है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। वो कहीं पे सदिश बन जाती है, कहीं पे अदिश बन जाती है। तो अभी देखते हैं वो क्या होता है। देखिए, अब ये सदिश है तो सदिश का सदिश से गुणा होगा, क्षेत्रफल यहाँ पे सदिश राशि है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो ये कैसे हमने पता किया कि ये सदिश है या कैसे इसको चेंज किया, तो देखिए, जैसे अगर हम यहाँ मैंने बात की थी कि ये जलधारा है, मैंने क्या बताया, जलधारा है।
इस जलधारा में पानी इस तरह से बह रहा है, हमने एक रिंग ली, उस रिंग को उसके सामने रखा, जब सामने रखा तो उस रिंग में से कुछ पानी होके गया। अब अगर हम जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी दिशा को लगातार पलटेंगे तो जाने वाला जो पानी है इस रिंग में से पास होने वाला जो पानी है वो क्या होगा, लगातार कम होगा। जैसे अभी रिंग इस तरह से रखी तो ज़्यादा पानी निकल रहा है, अब अगर रिंग इस तरह रख दें तो अब जो पानी जाएगा वो क्या जाएगा, थोड़ा कम पानी जाएगा। कम पानी जाने का मतलब क्या है कि इस रिंग में से पास होने वाला पानी और ये जलधारा किस बात पे डिपेंड कर रही है। देखिए जलधारा के मान में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसके क्षेत्रफल के मान में कोई चेंज नहीं किया, तो चेंज किस में किया, उसकी डायरेक्शन में, यानी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पे। और आपको पता है कि सदिश राशियाँ जो होती हैं वो दिशा पर निर्भर करती हैं, तो अब ये किस तरह से दिशा पर निर्भर कर रही है वो देखना है बस। तो ये दोनों दिशा पे ही निर्भर करेगी। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जब हम लोगों ने तय करके पाया चेक करके, तो हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता है इंटीग्रेशन फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्या मतलब, कॉस थीटा कैसे आया, तो देखिए अब हमें पता है कि ये वैद्युत बल रेखा जो है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, अपने एक्स एक्सिस पे जा रही है। अब ये जो है ये एक्स एक्सिस से इधर एक्स एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट है, थीटा एंगल टिल्ट है। डी ए जो है वो एक्स एक्सिस से क्या कितना एंगल टिल्ट है, थीटा एंगल क्या है, टिल्ट है। तो हमें ये तो पता है ना कि हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, जितना भी क्षेत्रफल हो उस क्षेत्रफल को, जो भी क्षेत्रफल हो उस क्षेत्रफल को इस जलधारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना पानी जा रहा है। तो सेम एज इट इज़ हमने क्या किया, इस क्षेत्रफल का क्या निकाला, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है इसका हमने इसका कॉस घटक निकाला। जब इसका कॉस घटक निकालेंगे तो ये बन जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो ये जो क्षेत्रफल है डी ए कॉस थीटा और ये जलधारा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, वैद्युत फ्लक्स। अब ये जलधारा से आपको समझ में आ गया होगा कि सेम एज इट इज़ जैसा कि वहाँ हो रहा है वैसा ही इसमें होता है। तो हम क्षेत्रफल वेक्टर को मान लेते हैं। लेकिन अब बात आएगी कि चलिए आपने कहा क्षेत्रफल अदिश राशि है कि सदिश, तो सदिश मैंने बता दिया इस समय। तो अब इसकी दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी कभी हमारे पास चार्ज होगा तो अगर यदि वो चार्ज किसी बंद आकृति में रखा है, कहाँ रखा है, किसी बंद आकृति में रखा है, तो जब चार्ज किसी बंद आकृति में रखा होगा तो वहाँ से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी। तो उस समय हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र, जो ये चार्ज है, ये जिस भी क्षेत्रफल से निकल रहा है उसकी दिशा कैसे है, क्योंकि क्षेत्रफल तो एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। अगर हम इसको क्षेत्रफल, इस बोर्ड के तल को क्षेत्रफल माने तो एक दिशा इसकी आगे बनेगी, एक इसकी पीछे बनेगी। तो कौन सी दिशा लेंगे, तो दिशा जो बंद चार्ज के लिए दिशा बता दी गई वो ये बता दी गई कि इसकी जो बाहर वाली फलक होगी उस डायरेक्शन में हम क्षेत्रफल की दिशा को, उसके लंबवत डायरेक्शन में हम क्षेत्रफल की दिशा को मानेंगे। कैसे, जैसे अगर ये मेरा हाथ है और चारों तरफ से बंद है तो इसके सामने वाली जो इसकी लंबवत दिशा है इस दिशा को हम लोग क्या मानेंगे, क्षेत्रफल की दिशा मानेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला निकल के आता है। अच्छा, ये तो चीज़ मैंने बताई जो क्षेत्रफल की दिशा के बारे में मैंने बताया, ये जो क्षेत्रफल की दिशा के बारे में बताया ये किसके लिए हो जाएगी, ये किसी समतल चीज़ के लिए हो जाएगी। क्षेत्रफल की दिशा ये किसके लिए हो जाएगी, किसी समतल क्षेत्र के लिए। क्यों, क्योंकि अगर वो प्लेन क्षेत्र है तभी तो हम कह सकते हैं सामने की ओर है, लेकिन हमेशा से ज़रूरी थोड़ी है कि प्लेन क्षेत्र ही मिले। तो क्या मिल सकता है, कर्व क्षेत्र भी मिल सकता है, कर्व एरिया। जैसे बॉल देखा होगा, अगर बॉल को ले तो बॉल का ऊपर कर्व होता है। अब अगर कर्व एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर एक इधर जाएगा, एक परपेंडिकुलर इधर जाएगा, एक इधर, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए क्या रूल है, आप उसके लिए रूल ये है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि उस कर्व एरिया पे बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं, जिसको हम लोग डी ए कहते हैं। स्मॉल एरिया मान लिया क्या, डी ए। अब अगर इस स्मॉल एरिया से होकर जाने वाला, अगर यहाँ चार्ज रखा है, होकर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लें और इस तरह के छोटे छोटे सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपस में जोड़ दें तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, होल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैंने फाई ई लिया और उसका मुझे पता है ये डी ए कॉस थीटा है और यहाँ से जो जाने वाला है वो ई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा, या इसको हम लोग कह सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत
फ्लक्स मिल जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो जाहिर सी बात है ये एक सदिश राशि होगी। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आप निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक सभी को पता है। वैद्युत फ्लक्स की अगर मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का। अब इसके बाद अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो आपको ई का विमीय सूत्र मैंने निकलवाया था और ए का, इन दोनों का रख के मल्टीप्लाई करेंगे और वैद्युत फ्लक्स का क्या निकल के आएगा, विमीय सूत्र निकल के आएगा। तो होप कि आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स क्या होता है समझ में आ गया। अब इसकी बात आती है डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। आप कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की रेखाओं की माप को ही, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करती है, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब बात आती है कि वैद्युत फ्लक्स जीरो कब कब हो सकता है, तो वैद्युत फ्लक्स के जीरो होने की क्या कंडीशन है वो इधर देख लेते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स जो है वो हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा है। ठीक, बहुत सिंपल। किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ई पे, डी ए पे, थीटा पे, सिंपल सी बात है। तो अब ये जीरो कब हो सकता है, तो जीरो होने के लिए कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। तो वो देख लेते हैं तीनों फटाक से। देखिए वैद्युत फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, पहला, या तो ई को जीरो कर दिया जाए। अगर वैद्युत क्षेत्र ही जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकले ही ना, तो क्या वैद्युत फ्लक्स कभी बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं तब फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा, या तो ये क्षेत्रफल जो हमने डी ए लिया है इसे ही ना लें, कंसीडर ही ना करें, कोई क्षेत्रफल ही ना रखें वहाँ पे, ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, अगर ए या डी ए की वैल्यू क्या कर दें, जीरो कर दें, तब फ्लक्स हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तीसरा किस बात पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। थीटा में 2 केस बन जाएंगे। अगर यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखें, क्या रखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिलेगी। और कितनी मिलेगी, ई डॉट डी ए मिलेगी। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है और डी ए है, अगर उस दिशा में रखा है, हमने इन दोनों को परपेंडिकुलर रखा है, तो इस टाइम हमें क्या मिल जाएगा, हमें वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम मिल जाएगा। अब अगर थीटा बराबर 90 कर दें, 90 परपेंडिकुलर रख दे बिल्कुल, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जैसे ही रखेंगे तो ये जैसे थीटा 90 रखेंगे तो फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अगर डी ए वैक्टर, जैसे कि मैंने बताया ना, ये देखिए डी ए वैक्टर था, तो डी ए वैक्टर का अगर यहाँ से थीटा ये एंगल मान करके घटक ले तो डी ए कॉस थीटा मिल जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल 0 है। एंगल 0 है तो वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको पलट दें, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की रेखा इस तरह से जा रही है और क्षेत्रफल बिल्कुल हम यूँ रख दें, अगर इस तरह से ले जाके रख देंगे तो कोई भी लाइन पास होगी ही नहीं। लाइन पास नहीं होगी तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स भी कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ये 4 केस थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बात मैथमेटिक्स के फॉर्म में यहाँ लिखी है वही बात प्रैक्टिकली भी क्या है, अप्लाई हो रही है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आगे हम लोग कल इसमें स्टार्ट करेंगे इसके एप्लीकेशंस, इससे जुड़े हुए गॉस थ्योरम्स हो गई और बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो इसको देखिए और एक बार खुद से समझने का ट्राई करिए और इसके बाद इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा।